जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। ये हमारी वीडियो टैली से रिलेटेड है। तो टैली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम लोग अकाउंटिंग के लिए करते हैं और ज़्यादातर यूज़ कंपनियों में इसी सॉफ्टवेयर का किया जाता है। यदि आप फार्मेसी फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए आपको मार्ग ERP9 यूज करने के लिए कहा जाता है, और यदि आप किसी भी स्टॉक आइटम से संबंधित किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको टैली ERP9 BG आदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना बताया जाता है। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 है क्या, यह सीखने से पहले क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं और अकाउंटिंग में प्रयोग होने वाले उन शब्दों को जानेंगे जो टैली सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग करने के क्या महत्व होते हैं और अकाउंटिंग की डिफिनीशन क्या है और अकाउंटिंग के रूल्स और प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की जो हमारी डिफिनीशन लिखी गई, इसमें लिखा गया है अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है पहचान करने की, रिकॉर्डिंग करने की, सारांश और आर्थिक जानकारी की रिपोर्टिंग की, जो निर्माताओं के लिए वित्तीय ब्यौरा देकर निर्णय लेने में मदद करता है। यदि यहाँ पर हम सेकंड डिफिनेशन इसकी देखें तो इसमें ये लिखा गया है किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय में किसी अकाउंटिंग कार्य को संयोजित ढंग से क्रमबद्ध श्रृंखला में संग्रहित करना तथा व्यापारिक लेन देन को एक संवैधानिक रूप से दे करके नियमानुसार लिपिबद्ध करना अकाउंटिंग कहलाता है। कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी कंपनी में या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में या कार्यालय में अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, मतलब किसी भी वस्तु का लेखा जोखा करते हैं, मतलब कितना हमारे में इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ है, इन सभी चीज़ों का जो लेखा जोखा हम लोग तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लेखा विधि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को मापने एवं व्यक्त करने का एक साधन है। अकाउंटिंग क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं के परिणाम, मतलब जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी में कितना प्रोडक्ट की सेल किए हैं, कितना आपने परचेस किया था और सेल करने के बाद कितना आपको प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, इन सभी की जानकारी जो होती है वो हमको अकाउंटिंग से मिलती है। नेक्स्ट इसके आगे हमारी हेडिंग है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग रखने के निम्न लाभ होते हैं। अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष समय की अवधि में लाभ हुई है या समझ सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा है हम कारोबार के निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग करने से आप किसी भी समय की अवधि में, मतलब एक कम समय की अवधि में यह जान सकते हैं कि बिजनेस में आपको लाभ हुई है या हानि हुई है। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं कि हम कारोबार के निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं, मतलब आपके कारोबार की जो फाइनेंशियल स्टेट है वो कहाँ तक है, स्टेटस हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी किस स्टेट पर पहुंची है वित्तीय स्थिति। आगे है इसमें आप देख सकते हैं व्यवसाय में कितनी संपत्ति है, इसकी भी जानकारी होती है। बिजनेस पर कितना ऋण है, अकाउंटिंग करने से इससे लाभ होता है, ये भी पता चलता है। बिजनेस में कितनी कैपिटल है, इसकी भी जानकारी होती है। ये कैपिटल क्या होगा, अब क्या होता है अभी आगे आपको मिलेगा, कैपिटल के बारे में अच्छे समझाते हैं। अगला है इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं। यदि आप अकाउंटिंग रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है और क्यों हानि हो रही है, क्यों लाभ हो रहा है, इस कारण को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी ऊपर ऑप्शन पढ़े हैं ये सब हमारे क्या थे, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग रखने के लाभ थे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो यहाँ पर लिखा गया डिफिनीशन का मतलब ये होता है जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में कुछ शब्द यूज होते हैं और उन्हीं शब्दों का यहाँ पर डिफिनीशन बताया जा रहा है जो अकाउंटिंग करने से पहले सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्ड है गुड्स है।
गुड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए रखे हैं, जो भी कंपनी में वस्तुएं बेचने योग्य होती हैं, सेल किया जाता है जिनका, उनको हम गुड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। मतलब आप जो अपनी कंपनी में स्टॉक आइटम को रखे हैं, जिसे बिजनेस में क्या करते हैं, नियमित रूप से खरीदते और बेचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। जैसे एक किराना की दुकान में साबुन, तेल आदि क्या हैं, गुड्स हैं। मुनाफे की खरीद और माल की बिक्री पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो माल खरीदे हो और उसको कितने दामों में बेच रहे हो, यह मतलब डिपेंड करता है कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यदि आप कम पैसे में खरीद करके ज़्यादा पैसे में बेचते हो स्टॉक आइटम को, तो आपको लाभ होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एसेट्स का। एसेट्स ऐसी कीमती चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं और बिजनेस की संपत्ति होती हैं। एसेट्स मतलब आपकी अचल संपत्ति जो बिजनेस की होती, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक होती है। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर आदि जितने भी ऐसी कीमती चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं, मतलब उनको हम सेल नहीं करते हैं, वो कंपनी की ही कीमती चीज़ें होती हैं। जैसे कंपनी है, उस कंपनी में बिल्डिंग, जितने कंप्यूटर्स वगैरह लगे होंगे, जितने फर्नीचर होंगे, उस कंपनी की जितनी वैन होंगे, गाड़ियाँ होंगी, इन सब चीज़ों को हम एसेट्स बोलते हैं, जो बेचा नहीं जाता है। ये ओनली फॉर बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं और उनको हम एसेट्स कहते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा, शब्द यहाँ पर है लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ एक प्रकार की सुविधा होती है जो दूसरों के द्वारा हमारे बिजनेस को दी जाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पैसा नहीं था, फिर हमने एक कंपनी खोलने के लिए क्या किया, एक बैंक से लोन ले लिया। अब ये जो लोन हम ले रहे हैं वो बैंक हमें दे रहा है कंपनी खोलने के लिए, तो हमारे कंपनी को एक प्रकार की सुविधा मिल रही है बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर ये सुविधा जो होगी लायबिलिटीज़ कहलाती है। लायबिलिटीज दूसरों के द्वारा बिजनेस को दी जाती है। तो यहाँ पर बैंक ने क्या किया, हमारे कंपनी को एक लायबिलिटी सुविधा प्रदान किया है। इसमें क्या होता है, जैसे क्रेडिट पर माल की खरीद कर सकते हैं। जैसे आप अपने कंपनी में स्टॉक आइटम्स मंगाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट पर माल की खरीद कर सकते हैं और बाद में उसका भुगतान कर देंगे। तो ये होता है लायबिलिटीज़, एक प्रकार की सुविधा होती है जो आपके बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कैपिटल, जो भी ऊपर आया था। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल यानी पूंजी, जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है। मतलब कंपनी का जो मालिक है उसके द्वारा जितना पैसा लगाया गया कंपनी में, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कैश, गुड्स या एसेट्स के रूप में होता है, जबकि यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक प्रकार की लायबिलिटीज होती है। कहने का तात्पर्य है कैपिटल जो कंपनी के मालिक होते हैं, उन्होंने जितना अपना पैसा लगाया उस कंपनी में, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा करके कोई व्यक्ति छोटी सी कंपनी ओपन करता है, तो उसमें से 50,000 के कुछ सामान हो गए और 25,000 रुपये की कुछ सब बेचने वाली चीज़ें रख लिया उन्होंने, और 25,000 रुपये उसने काउंटर में रख लिए। तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं, मतलब अचल संपत्ति, जैसे कुर्सी, मेज, मशीन, जो बेचा नहीं जाएगा और जो बेचा जाएगा गुड्स, वो चीज़ एसेट्स और गुड्स, और साथ में जो कैश उसका रखा गया काउंटर में, उस तीनों को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा गया कैपिटल जो होता है ये कैश, गुड्स और एसेट्स के रूप में होता है। मतलब कंपनी के मालिक के द्वारा कंपनी में किया गया निवेश ही क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर जबकि यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, तो बिजनेस के अनुसार यह सारा पैसा जो होता है वो बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस को दिया जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल भी एक प्रकार की क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है डेब्टर का। डेब्टर में जिससे बिजनेस को निश्चित राशि लेनी होती है उसे डेब्टर कहा जाता है। जिससे बिजनेस को
निश्चित राशि लेनी होती है। जैसे डेप्टर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। डेप्टर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बिजनेस से एक निश्चित राशि लेनी होती है, मतलब कंपनी जिस व्यक्ति को पैसा देता है उस व्यक्ति को डेप्टर्स कहा जाता है। या फिर हम ऐसे को बोल सकते हैं क्रेडिटर इज़ गिवर एंड डेप्टर इज़ रिसीवर। जो क्रेडिटर होता है वो हमारे बिजनेस को एक निश्चित राशि देता है और जो डेप्टर होता है वो हमारे बिजनेस से एक निश्चित राशि को रिसीव करता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर और डेप्टर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, यह एक तरह की वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, यहाँ पर फाइनेंशियल घटना मतलब ये होता है जैसे आप क्या करते हो, कंपनी में कोई प्रोडक्ट पहले परचेस करोगे, परचेस करने के बाद उसको आप सेल करोगे। जब आप किसी सप्लायर से अपने कंपनी में स्टॉक आइटम को परचेस करोगे तो आपके कंपनी से पैसे कुछ घटेंगे, और जब आप परचेस किए गए सामान को किसी दूसरे कस्टमर को सेल करोगे अधिक दामों पर, तो आपकी कंपनी में क्या होंगे, वो ट्रांजैक्शन जो होगा उसको हम वित्तीय घटना तो कहेंगे, लेकिन आपकी कंपनी में तब लाभ होगा क्योंकि आपने कम दाम में खरीद करके और ऊंचे दाम में बेचा, उसे ज़्यादा दाम में बेचा, तो आपको एक प्रॉफिट हो रही है। तो इन्हीं प्रकार के लेन देन को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय ट्रांजैक्शन बोलते हैं, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन, सॉरी उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक, यह एक वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है और जिसका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है, मतलब आपकी कंपनी लाभ में है या हानि में है, इसके जिम्मेदार होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप जितना बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे उसी हिसाब से आपका ये कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, जैसे यदि आप उदाहरण के लिए देख लें, माल की खरीद करते हैं, तो माल की खरीद करते हैं, जायज़ सी बात है आपकी कंपनी में जो कैश होगा वो कैश घटेगा। आप एम्प्लॉय को वेतन देते हैं तो वेतन देंगे तब भी आपकी कंपनी में जो कैश होगा वो घटेगा। क्रेडिट पर माल को बेच देते हैं, किसी व्यक्ति को उधार माल दे देते हैं, तब भी आपकी कंपनी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी प्रकार के जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे कंपनी का फायदा भी हो या नुकसान हो, दोनों होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो नकदी में किए जाते हैं, उन्हें हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कैश इन हैंड, जैसे अगर किसी व्यक्ति को हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, वेतन देना है या माल खरीदना है, परचेस करना सामान को, तो हम क्या करेंगे, एक कैश उनको देते हैं इन हैंड। तो ये जो होता है कैश इन हैंड जो होता है हमारा ट्रांजैक्शन, इसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर दिए जाते हैं उन्हें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को हमें सामान उधार देना पड़ता है तो उनको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं, अकाउंट होता क्या है। यहाँ पर देखिए अकाउंट के बारे में, ऊपर आप लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, अब ये अकाउंट के बारे में है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट होता है। किसी भी अकाउंट का एक स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ पर जो एसेट्स लायबिलिटीज आमदनी या खर्चों को प्रभावित करता है, अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है। जो अकाउंट है वो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट है। मान लीजिए आप पर्सनल अकाउंट खुलवाए हैं या करेंट अकाउंट खुला है आपका या आपका फिक्स डिपॉजिट है, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट रहेंगे उसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसों को निकालते हैं और जमा करते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया बैंक से रिलेटेड। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, जो किसी एसेट्स लायबिलिटीज़ या आमदनी या खर्चों को प्रभावित करता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन होता है, कोई आपको पैसा देता है आपके बिजनेस को, उसका भी होता है, आपकी जो आमदनी हुई है या जो खर्चा हुआ है वो सारे के सारे किस में नोट्स होते हैं, अकाउंट्स में नोट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट्स लायबिलिटीज आमदनी या खर्चे को रिकॉर्ड करता है या प्रभावित करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन है लेजर का। लेजर क्या होता है, लेजर एक बुक होता है।
लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल के सभी अकाउंट्स होते हैं और जिनकी एंट्री सहायक, जनरल या सहायक पुस्तिका में होती है। अभी आप लोग अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट, तो उसमें आपको बताया जाएगा अकाउंट जो होता है 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन सभी अकाउंट्स के जितने भी एंट्री होते हैं, कहने का मतलब लेन देन, जितने भी लेन देन ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उन सभी को हम एक पुस्तिका में रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। जैसे आप लोगों के पास यदि किसी बैंक का अकाउंट होगा तो उस अकाउंट का जितने भी लेन देन होता है उसको एक पासबुक में आपको प्रिंट करके मिलता है। तो वो जो पासबुक है वो एज एक लेजर के रूप में वर्क कर रही है आपके पास, बस अंतर इतना है कि वो एक पर्सनल अकाउंट से संबंधित है और यहाँ पर लेजर जो है ये पर्सनल, रियल तथा नॉमिनल के सभी अकाउंट्स इसमें होते हैं और जिसकी एंट्री सहायक, जनरल या सहायक पुस्तिका में होती है। तो ये लेजर हमारा एक सहायक पुस्तिका होती है जिसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल सभी प्रकार के अकाउंट से स्टेटमेंट जो होते हैं वो नोट्स किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स हमारा 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट जिनका संबंध किसी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना, ऐसे सभी खाते जिनका संबंध व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों से संबंधित होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे राहुल अकाउंट, गायत्री सेल्स अकाउंट, सुबोध ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक, जितने भी अकाउंट्स होते हैं जिनका संबंध किसी भी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक या कंपनी से संबंधित होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब इसी पर्सनल अकाउंट में आपका आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी जिसको हम बोलते हैं, आरडी, एफडी, है ना, जितने भी अकाउंट्स होते हैं सारे के सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या आता है, ये एक वास्तविक खाता होता है जिसमें सभी एसेट्स और गुड्स शामिल होते हैं। आप ऐसे अकाउंट्स जिनका संबंध कंपनी में स्थित सभी एसेट्स और गुड्स से संबंधित होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, वास्तविक अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। तो ये सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपकी कंपनी में कितना कैश है इसका भी एक अकाउंट्स बनेगा, लेजर बनेगा, ये रियल अकाउंट के अंतर्गत है। फर्नीचर, बिल्डिंग मतलब अचल संपत्ति और एसेट्स, गुड्स सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिलता है नॉमिनल अकाउंट्स का हेडिंग। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऐसे अकाउंट्स जो नाम मात्र के होते हैं, मतलब यहाँ पर बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्चों का जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत करते हैं। तो बिजनेस में जितने भी आय और खर्च होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत नोट करते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, हम लोग पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को, तो ये हमारा खर्चा हो रहा है कंपनी का। रूम का रेंट देते हैं, ये भी खर्चा हो रहा है। कमीशन अकाउंट देते हैं और यहाँ पर लाइट बिल वगैरह हो गया जैसे ना। तो जितने भी बिजनेस से संबंधित आय और व्यय होते हैं इनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक टाइप ऑफ अकाउंट तक पढ़ें, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं और अकाउंटिंग में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों की परिभाषाओं को पढ़ा हमने और टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इसके आगे यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते समय हमें डेबिट या क्रेडिट साइड का फैसला करना होता है। इसके लिए निम्नलिखित नियम है। जैसे आप पर्सनल अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो तो डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो डेबिटर होता है वो क्या होता है, रिसीवर और डेबिटर होता है, मतलब जो पैसा प्राप्त करता है, और क्रेडिटर मतलब पैसा देने वाला होता है। अभी हमने कहा ना कि डीआर इज रिसीवर और सीआर इज गिवर, मतलब क्रेडिट इज गिवर और क्रेडिटर इज गिवर और डेबिटर इज रिसीवर, हमने यही बताया था ऊपर। अभी रियल अकाउंट में अगर देखा जाए डेबिट का मतलब व्हाट्स कम्स, मतलब क्या आया, हमें हमारी कंपनी में
क्या प्राप्त हुआ, क्या सामान, क्या स्टॉक आइटम हमारी कंपनी में आया। और क्रेडिट का मतलब होता है हमारी कंपनी से कितना सामान या क्या चीज़ बाहर गया। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब हमारी कंपनी में जितने खर्चे हुए हैं अथवा हानियाँ हुई हैं वो डेबिट कहलाती हैं। और क्रेडिट का मतलब ये होता है ऑल इनकम एंड गेन्स, हमने कितना कमाया, हमारी इनकम कितनी है या हमने कितना गेन किया, प्रॉफिट, तो इसको हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू टैली ERP9 से टैली ERP9 क्या है, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करने के बाद कैसे हम एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, नई कंपनी को क्रिएट करते हैं, और नई कंपनी क्रिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको अकाउंटिंग का पूरा कोर्स करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।